अब बात करते हैं हमारे साथ वाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ आशीष सोमैया जुड़े हैं, जो 20 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक जाने माने चेहरे हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस समय क्या कर रहे हैं। वाइट ओक कैपिटल अब एक ऐसा नाम जो एफआईआई भी है और डीआईआई भी है, इनका एक अब फंड भी है और उस फंड में खासतौर से जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें काफ़ी अच्छी आउट परफॉर्मेंस रही है वर्सेस बेंचमार्क का। उनसे बात करते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। कल मार्केट में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि क्या अब एफआईआईज़ का पैसा चीन में जाएगा और वो भारत से निकल कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो स्टिमुलस है और जो वहाँ पर उनका वैल्यूएशन कंफर्ट है वर्सेस इंडिया। और कल हमने 10,000 करोड़ की सेलिंग देखी भी यहाँ पर। क्या ये ट्रेंड बनने का रिस्क है, और अगर हाँ तो क्या मार्केट में करेक्शन आ सकता है? अनुज जी, एक्चुअली अगर आप देखें तो इंडिया का पिछले 3 साल में जो हमने देखा है, 2022, 2023 और इस साल भी, तो देखिए क्लियरली दो तरीके का फ्लो है। एक तो जो बास्केट होता है, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट, ग्लोबल इक्विटी। तो आप समझिए ग्लोबल इक्विटी फंड्स जो हैं, उसमें तो औसतन इंडिया का एलोकेशन नहीं के बराबर या बहुत कम है। फिर आते हैं ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स पे। तो पिछले 3 साल में डॉलर की स्ट्रेंथ, यूएस का इंटरेस्ट रेट और चाइना, रशिया, ताइवान, जो भी चीजें हमने देखी, उसकी वजह से ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स का जो एसेट क्लास है, उसमें आउटफ्लो था। और हमारे यहाँ पे भी जो एफआईआई आउटफ्लो था, उसको आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स के इस बास्केट को। क्योंकि फर्ज कीजिए ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स के बास्केट में से अगर $100 निकलेगा, तो $10-15 इंडिया का भी निकलेगा। तो इमर्जिंग मार्केट बास्केट जो मुझे समझ में आता है, वहां पे नेगेटिव फ्लो था। और जो लोग खास करके डायरेक्टली इंडिया में, डेलिबरेटली इंडिया में पैसा डालना चाहते हैं, वो तो पिछले 2-3 साल से फ्लो बढ़ता जा रहा है, अगर आप $100 इंडिया में जो आता है उसको ब्रेकअप करें कि भाई डेडिकेटेड इंडिया फंड्स, नॉन डेडिकेटेड इमर्जिंग मार्केट काइंड ऑफ फंड्स, तो अभी भी 65% पैसा जो इंडिया में आता है, वो इमर्जिंग मार्केट और इस तरीके के बास्केट के द्वारा आता है। और जो डायरेक्टली इंडिया डेडिकेटेड आता है, वो अभी भी कम है इसके मुकाबले। तो अगर पैसा इमर्जिंग मार्केट के बास्केट में आना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना कि भाई खाली चाइना में आएगा, इंडिया में नहीं आएगा, राइट? सो आई थिंक ऐसा अज्यूम करना कि पैसा जो चाइना में ही जाएगा वो इंडिया में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। इंडिया डेडिकेटेड फंड्स अलग है, चाइना डेडिकेटेड फंड्स अलग हैं। और अगर पैसा इमर्जिंग मार्केट बास्केट में लगना है, तब तो चाइना में भी लगना है, इंडिया में भी लगना है। सो आई थिंक इसको एक न्यूआंस तरीके से देखना पड़ेगा, जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा इसमें। ओके। तो अब आप कहाँ पर फ्रेश पैसा लगा रहे हैं? ओवरऑल मार्केट की तो बात हो गई, यहाँ से क्या अभी भी रिटर्न अच्छे मिलेंगे और आपकी प्रेफर्ड थीम्स क्या होंगी? सोनू जी, अभी एक्चुअली अगर आप देखें तो पिछले 3 महीने से तो क्लियरली सेक्टर रोटेशन देखने को मिल रहा है। और प्रेफर्ड थीम्स अगर आप देखें, मार्केट हमेशा रिलेटिव वैल्यूएशन पे चलता है। सो आईटी अगर आप देखें, आईटी, सिलेक्टेड कंज्यूमर, कैपिटल मार्केट कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कंफर्ट तो यहीं पे दिख रहा है। और हम लोगों का वैसे भी ऑन एन एवरेज अगर आप हिस्टोरिकली हमारे पोर्टफोलियोज में देखें, तो क्योंकि ये हेट्रोजीनियस सेक्टर्स है, यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन की काफ़ी रोल होती है, मैक्रो के बजाय स्टॉक सिलेक्शन की रोल ज़्यादा होती है। तो इन सब सेक्टर्स में हमेशा ओवरवेट होता है। और अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, सिलेक्टेड आईटी, कैपिटल मार्केट कंपनीज, कंज्यूमर, फार्मास्यूटिकल, ये सब चीज़ों में ज़्यादा पोटेंशियल जो अब तक चल रहा है। उसमें से मैन्युफैक्चरिंग फिर भी एक चीज़ जो बरकरार है, अभी भी पोर्टफोलियो में इंडस्ट्रियल्स वगैरह ओवरवेट हैं। सो वो वैसे रहेगा। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियोज से। अभी आपने प्राइवेट बैंक्स का जिक्र मॉर्निंग। किया। अगर मैं इस डिस्कशन में पूरे के पूरे रेट सेंसिटिव्स को इंक्लूड करूँ, आपका टेक क्या है एज ए फंड मैनेजर? जो ये पिछले 1 महीने में एक घटना घटित हुई है यूएस में, रेट कट, जो ये एक लंबे अंतराल के बाद ये रेट कट की साइकिल शुरू हुई, भारत में कब तक प्रारंभ हो सकती है? ऐसे में रेट सेंसिटिव्स पर आपका टेक इस वक्त? वीरेंद्र जी, एक्चुअली दो चीज़ें हैं इसमें। पहली बात यह है कि अगर आप देखें तो मार्केट में रिलेटिव वैल्यूएशन की एक बात है, फ्लोज की एक बात है। सो आप देखिए पिछले 3 से 4 महीने में अगर आप अपग्रेड्स भी देखें, अगर आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कहाँ बताई जा रही है वो देखें, तो सिक्वेंशियली एक तरीके से सेक्टर रोटेशन हमको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। दूसरा, बैंकिंग के लिए मॉनेटरी पॉलिसी, लिक्विडिटी टाइटनेस, ये सब चीज़ें डेफिनेटली एक तरीके से इशू बन रहा था।
लेकिन अब देखिए कि यूएस का जब से मॉनेटरी पॉलिसी का रिलैक्सेशन है और यहाँ पे भी समझिए फर्स्ट क्वार्टर में स्पेंडिंग स्लो थी, इलेक्शन का माहौल था। अब आप देखें तो इंटरबैंक लिक्विडिटी का जो चेंज है एक्सपेक्टेडली, मतलब जितना यूएस में रेट कट का अंदेशा है उतना इंडिया में नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी आर्थिक व्यवस्था तेजी से मंदी की तरफ जा रही है। हमारी आर्थिक व्यवस्था पिछले 3 साल में मंदी से उभर के तेजी की तरफ जा रही है। तो वो लोग जिस तरीके का रेट कट इंडिकेट करेंगे उतना रेट कट की गुंजाइश यहाँ पे शायद है नहीं। लेकिन आने वाले 3 महीने में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे एक ये पॉलिसी चेंज होगा। लेकिन मार्केट में ऑलरेडी आप सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स देखिए, मार्केट में अगर आप लिक्विडिटी देखिए, तो एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी का और लिक्विडिटी मैनेजमेंट का रुख है वो तो बदलता हुआ नजर आ रहा है। आप रुपये को भी देखिए तो मामूली से अप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है हम लोगों को। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आने वाले 3 महीनों में ऑलरेडी एक चेंज शुरू हो गया है और आने वाले 3 महीनों में और हम लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। इससे इंटरबैंक लिक्विडिटी, क्रेडिट क्रिएट करने का जो पॉसिबिलिटीज है, वो सारी चीज़ों में थोड़ा पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा। लिए तो यहाँ पे इस पहलू पे बात हो गई। अच्छा आशीष जी, जो स्क्रीन पे हम प्राइस मैसेज रीड कर पा रहे हैं, हालांकि अर्निंग्स में कोई सुधार नहीं आया, वो मैं बात कर रहा हूँ जिसकी, वो है कमोडिटीज़ में, वो है केमिकल स्पेस। इसमें आप लोगों ने क्या व्यू बनाया है, आपका निजी राय क्या है केमिकल बास्केट पे इस वक्त? So, पिछले थोड़े समय में वीरेंद्र जी बेसिकली हमारे जो टीम है, हमारे जो एनालिस्ट हैं, इनका सोचना इस तरीके का है कि कोविड के बाद पहले डिमांड क्रंच, डिमांड के बाद ओवर सप्लाई, ओवर स्टॉकिंग, और ये जो एक्सेस स्टॉकिंग वगैरह जो है ये पिछले 2-3 महीनों से हमको ऐसा नजर आ रहा है कि भाई ये अभी क्लियर अप हो गया है। मतलब जो सप्लाई चेन में जो एक्सेसेस होते हैं वो क्लियर अप हो गए हैं और आने वाले थोड़े समय में प्राइसिंग फर्म होने की और सिचुएशन इंप्रूव करने का अंदेशा है। तो हमारे पोर्टफोलियोज में बरकरार एक्सपोजर है और यहाँ से इम्प्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है हमारी। ओके, बिल्कुल। अच्छा, ये जो एक चीज़ मैं आपसे पूछने चाह रहा था, पीएलआई वाले स्टॉक्स हैं या ईएमएस वाले जो स्पेसेस हैं जहाँ पर बहुत पैसा बना, क्या ये थीम अभी भी इंटैक्ट है आपके फंड में? है क्या ये डिक्सन, एम्बर जैसे इस तरीके के स्टॉक्स? तो अनुज जी ज़रूर, एक्चुअली देखिए, अगर आप मल्टीपल्स की बात करते हैं तो पिछले 5 साल से, जैसे डिक्सन की आपने बात की, जब से लिस्ट किया तब से एक तरीके से एक्सपेंसिव माना जाता है और उस तरीके का रिटर्न भी बना है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे बात ये हो गई है कि पोटेंशियल, मतलब बार बार समझो प्रॉफिट बुक करते हैं, थोड़ा एक्सपोजर कम करते हैं, नए आइडियाज ढूंढते हैं, लेकिन इसमें आइडियाज मिल भी रहे हैं टीम को, मैन्युफैक्चरिंग, आउटसोर्सिंग, कंपोनेंट्स, ये सब चीज़ों में आइडियाज मिल भी रहे हैं टीम को। और शायद आगे पोटेंशियल भी, जितना हमने अब तक देखा है उससे पोटेंशियल भी कई ज़्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव वैल्यूएशन पोर्टफोलियोज में चेंजेस होते हैं, लेकिन अगर थीम की बात करें तो ये एक्सपोजर बरकरार रहेगा, नए आइडियाज भी इसमें चलेंगे, एग्जिस्टिंग आइडियाज भी पोर्टफोलियोज में बरकरार हैं और आगे जाकर के अच्छा पोटेंशियल दिखता है इसमें। अच्छा आशीष जी, एक स्पेस पे कमेंट आपके और लेंगे, क्योंकि अभी जब मैं रेट सेंसिटिव्स की बात कर रहा था तो मैं रियल स्टेट पे आ रहा हूँ। अल्टीमेटली मेरा प्रश्न केंद्रित है रियल स्टेट पे। स्टॉक्स में मूव अच्छा खासा है, बट रियल स्टेट के साथ जो रियल स्टेट एंसिलरी में चार्म था 2023 में, 22 में, 21 में, वो अभी पिछले कुछ महीनों से विजिबल नहीं है। प्राइस डैमेजेस भी हुए हैं लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स के बाद। रियल स्टेट एंसिलरी, होम इम्प्रूवमेंट, ये सेगमेंट, इन प्राइसेस पे आप लोगों का व्यू क्या है? सो वीरेंद्र जी, हमारे पोर्टफोलियोज में है एक्सपोजर। अगर आप देखें होम एंसिलरीज में सिलेक्टेड जो भी कंपोनेंट्स हैं या होम एंसिलरीज, होम इम्प्रूवमेंट्स, ये सारों में एक्सपोजर है पोर्टफोलियोज में, खास करके क्योंकि एक डायरेक्टली रियल एस्टेट स्टॉक्स में हमारा ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। सिलेक्टिवली 1-2 स्टॉक्स में एक्सपोजर है, जैसे अभी भी आप स्क्रीन में दिखा रहे हैं, इसमें से 2-3 स्टॉक्स में से एक्सपोजर है, बट वो पोर्टफोलियो वेटेज में बहुत ज़्यादा नहीं है, एंसिलरीज का वेटेज ज़्यादा है। और आई थिंक क्या है कि प्राइसिंग को लेकर के या वैल्यूएशंस को लेकर के आगे पीछे कभी प्रॉफिट बुकिंग, कभी रिडक्शन, बट अल्टीमेटली अगर आप आने वाले 3 साल की बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर इटसेल्फ अभी तो मेरे ख्याल में जैसे कोविड के बाद एक साइकिल शुरू हुई है। अभी आप देखें तो इंडिया में लोएस्ट इन्वेंट्री पे रियल एस्टेट आ गया है। मतलब अगर आप होम इन्वेंट्री देखें तो वन ऑफ द हिस्टोरिक लोएस्ट पे आपको देखने को मिल रहा है और आपको प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स अभी
देखने को मिल रहे हैं। तो वैल्यूएशंस की वजह से प्लसेस एंड माइनसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अगले 3 साल का रनवे की बात करें तो काफ़ी पोटेंशियल है इसमें। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।